हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो चैप्टर्स करे हैं आपको ध्यान होगा। हमने सबसे पहले प्रबंध के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने प्रबंध की कुछ कार्य हैं उनके बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है प्रबंध के कितने कार्य पढ़े हैं हमने? प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। और अभी तक हम नियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब स्टाफिंग। अब नियोजन में हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या करना है। संगठन में हमने पढ़ा कि उसे कैसे करना है और उसे कैसे करने के लिए हमें क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता है, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, कार्यात्मक होगा, प्रभागीय होगा, केंद्रीकृत होगा, विकेंद्रीकृत होगा। वो सब चीज़ें हमने निर्धारित करी। अब नियुक्तिकरण में हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने काम करना है और जैसे हमने ये काम करना है इसके लिए संगठन के अलग अलग स्तरों पर, आपको याद होगा संगठन के कितने स्तर होते हैं? संगठन के 3 स्तर होते हैं। कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। तो हर स्तर पर कितने कितने और तरह किस किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, इस चीज़ का निर्धारण करना जो है वो नियुक्तिकरण कहलाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नियुक्तिकरण। तो बच्चों आप रजिस्टर में हेडिंग डाल सकते हैं नियुक्तिकरण, इंग्लिश में इसे स्टाफिंग बोलते हैं। नियुक्तिकरण देखिए स्टाफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो लोग ही हैं, वो व्यक्ति ही हैं जो संगठन को किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं, और वो लोग ही होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो संगठन को डुबा भी सकते हैं। अगर आपने कभी इन्फोसिस के एक्स सीईओ नारायण मूर्ति का नाम सुना हो, यदि नहीं सुना है तो नारायण मूर्ति को सर्च कीजिएगा गूगल पर जाकर, तो आप विकिपीडिया में भी आप उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इन्फोसिस एक काफ़ी बड़ी आईटी फर्म, आईटी कंपनी है, उसके सीईओ रह चुके हैं ये, अब तो उस पद पर नहीं है। तो उनका क्या कहना था? उनको ये कहना था कि हमारी संपत्ति प्रति शाम को हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि संगठन में कार्यरत लोगों को उसकी संपत्ति माना जाता है, उसकी एसेट माना जाता है। बच्चों एसेट क्या होती है? जो भविष्य में हमारे काम आए, जो हमें कमा कर दे, हमारी इनकम बढ़ाए, वो हमारी एसेट है, वो हमारी संपत्ति है। और हर शाम को हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। डेली लोग काम करके जाते हैं फैक्ट्री से, ऑफिस से, कंपनी से, और अगर वो वहाँ से खुश होकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कल को भी वापस आएंगे इस कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन अगर वो दुखी होकर जा रहे हैं, वहाँ से परेशान होकर जा रहे हैं, कुछ सीख कर नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके कल दोबारा कंपनी में वापस आने के चांसेस कम हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि संगठन में कार्यरत लोग जो होते हैं वो उसकी संपत्ति होते हैं, और हमारी संपत्ति प्रतिदिन शाम को हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अगले दिन प्रातः दोबारा से हमारे पास वापस आ जाए, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कार्यरत लोग, इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो संपत्ति के जैसे हैं, तो अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, अगर आप अपने घर के लिए एक फ्रिज खरीदते हैं, अपने घर के लिए एक अलमारी खरीदते हैं, या अगर आप अपने लिए जूते ही खरीदते हैं, तो आप कितना ध्यान से, कितना सोच समझ के उनको खरीदते हैं, कितना जांच परख कर उनको खरीदते हैं। तो सोचिए, अगर कंपनी में कार्यरत लोगों को लेकर आना है, कंपनी में उनको नियुक्त करना है, काम करने लायक बनाना है, तो कंपनी को कितना सजग रहना चाहिए, कितना सचेत रहना चाहिए, कितने ध्यान से उन लोगों का चुनाव करना चाहिए और कितने प्यार से उनको रखना चाहिए। आपकी संपत्ति कब तक अच्छी रहेगी, आपके जूते कब तक अच्छे रहेंगे? जब तक आप उनका रख रखाव अच्छे से करेंगे। तो यानी कि आपको क्या काम करना है? आपको जूते खरीदने भी हैं, आपको उन जूतों का अच्छे से इस्तेमाल भी करना है, और आपको उन जूतों का रख रखाव भी करना है। आपने घर खरीदना भी है, आपने उस घर का इस्तेमाल भी करना है, और आपने उस घर का रख रखाव भी करना है। यानी कि कोई भी संपत्ति जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसको खरीदते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, और आप उसको मेंटेन करते हैं। घर में जब कुछ टूट फूट हो जाती है तो आप उसको ठीक करते हैं ना। ऐसे ही अगर कर्मचारी में कोई कमी आ गई है, उसको किसी मशीन पर काम करना नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं
उसको खरीदना, उसको अपने पास लाना, उसका इस्तेमाल करना और उसका अच्छे से रख रखाव करना, ये सब चीज़ें नियुक्तिकरण में आते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी। ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा बेटे। नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है। प्रबंध की प्रक्रिया में 5 कार्य हैं। नियुक्तिकरण 5 कार्यों में से कौन से नंबर वाला कार्य है? तीसरा। तो नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले, याद रखिए, खुद भी संतुष्ट हो और संगठन में भी ऐसा काम करे कि जो मालिक है वो संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल, कार्यबल मतलब वर्कफोर्स, लोग, कर्मचारी, कार्यबल के प्राप्तिकरण, मैंने कहा था ना खरीदना है पहले तो आपको उस एसेट को अपने पास लेके आना है, तो कार्यबल के प्राप्तिकरण, कॉमा, उपयोग, फिर उसको इस्तेमाल करना है, कर्मचारी से काम कराना है उस व्यक्ति से, तो प्राप्तिकरण, उपयोग तथा रख रखाव से संबंधित है। तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें। प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग, पहली बात तो ये प्रबंध प्रक्रिया का भाग है। दूसरा, कैसा कार्यबल चाहिए? जो खुद भी संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्ट करे। कहते हैं ना, अ हैप्पी मैन मेक्स अदर्स ऑल्सो हैप्पी। अगर एक आदमी खुद खुश रहेगा तो वो दूसरों को भी खुश करेगा, और अगर एक आदमी हर टाइम रोता पीटता रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो वो दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल को प्राप्त करना, उसका प्रयोग करना और उसके रख रखाव से संबंधित है। ये परिभाषा नोट कर लीजिए और यही परिभाषा आपको याद करनी है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और इन सब चीज़ों को अपने रजिस्टर में नोट करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, ताकि मैं आपसे जब भी रजिस्टर की डिमांड करूं तो आप मुझे दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको काम आएंगे आपकी तैयारी करने के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्लास के लिए हेडिंग डालकर रख लीजिए, नियुक्तिकरण का महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम नियुक्तिकरण का महत्व डिस्कस करेंगे। ओके।